तो देखिए, आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो एक्सीलरोमीटर होते हैं जिसको कि हम हिंदी में त्वरणमापी कहते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी जो सिंपल मशीन शॉप होती है वर्कशॉप में, तो उसमें मान लीजिए एक सिंपल सेंट्रल लेथ मशीन है। तो सिंपल जो ये सेंट्रल लेथ मशीन है, अगर ये जो सेंट्रल लेथ मशीन है इसकी जो अगर हम इसकी जो फाउंडेशन है वो ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो जब मशीन चलेगी तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन यानी मशीन के अंदर जो कंपन उत्पन्न होते हैं उसका कारण होता है प्रॉपर फाउंडेशन नहीं है। तो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस होंगे, कंपन होंगे। या जब मशीन के ऊपर हमने मशीन में जो मान लीजिए 3 जा चक है या 4 जा चक है, तो उसके अंदर हमने वर्कपीस सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड किया हुआ है और फिर हम उसके ऊपर सिंपल टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। और यदि कोई ऑपरेटर जो कि सिंपल टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है या कोई स्टूडेंट सिंपल टर्निंग ऑपरेशन कर रहा है, अगर वो फीड या डेप्थ ऑफ कट को ज़्यादा रख दे या टूल नोज रेडियस को एक लिमिट से ज़्यादा रख दे, तो उससे क्या होगा कि मशीन के अंदर वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो मशीन्स के अंदर वाइब्रेशंस जो हैं अगर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है। तो उसके कारण जो है मशीन के अंदर टूट फूट होने की संभावना रहती है। तो ये जो मशीन के अंदर टूट फूट होने की संभावना रहती है, तो इससे बचने के लिए जो है हमें इन वाइब्रेशंस यानी कंपन को मापन करना अनिवार्य होता है। तो वाइब्रेशन के कारण जो है मशीन में वियर एंड टियर और की संभावना, टूट फूट की संभावना रहती है। और इसके अलावा मशीन के अंदर अगर मान लीजिए रोटेटिंग पार्ट्स हैं, तो वो किसी बियरिंग पर घूमते होंगे, तो बियरिंग में भी टूट फूट की संभावना, उसके घिसने की संभावना रहती है। तो वो जो संभावना है वो बढ़ जाती है अगर वाइब्रेशंस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें ये वाइब्रेशंस को मेजर इसलिए करना है कि जो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस है, जब मशीन चलेगी तो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस तो होंगे, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो उस लिमिट को हमें ज्ञात करने हैं तो विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के एक्सेलेरोमीटर्स यानी त्वरणमापी का हमें अध्ययन करना होता है। तो अगर हम देखें वाइब्रेशंस मशीन्स के अंदर होंगे तो उससे क्या होगा कि मशीन का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट्स है उसमें जो बियरिंग लगी हुई है उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन काल है वो घट जाएगा। मशीन के अंदर जो टूट फूट है वो बढ़ जाएगी। मशीन की जो टूट फूट बढ़ जाएगी तो उसकी हमें मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। यदि हमें उसमें जॉब बनाने हैं तो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट यानी अनुरक्षण लागत बढ़ जाएगी। और हमारा जो टाइम है, जो टाइम हमारा प्रोडक्शन में जाना चाहिए था वो हमारा मेंटेनेंस में चला जाएगा, यानी टाइम लॉस जो होगा हमारा वो बढ़ जाएगा। और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सीधी सीधी बात है, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो हमारी घट जाएगी। और इसके कारण जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं यानी जो उत्पाद है उसकी जो विमाएँ हैं उसमें भी परिवर्तन चेंज आ सकता है। तो मशीन में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके मैंने आपको कुछ कारण बताए थे जो सिंपल हम अपने लाइफ में देखते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो यांत्रिक व विद्युत असमानता हो सकती है, यानी इसिमेट्रिसिटी हो सकती है। यांत्रिक असमानता का मतलब मैंने आपको बताया कि मशीन के जो पार्ट्स हैं जब उसकी हम असेंबली करते हैं तो वो प्रॉपर असेंबली नहीं है, अगर यानी उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, तो वो उसको बोलते हैं यांत्रिक असमानता। विद्युत असमानता का मतलब होता है वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही है, कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जा रही है, कभी वोल्टेज कम हो जा रही है, कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, तो उसको बोलते हैं विद्युत असमानता। मिस अलाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं जब उसकी असेंबली करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर अलाइनमेंट, संरेखन नहीं होता है, तो उसके कारण जो है यांत्रिक असमानता आ जाती है। उसके कारण वाइब्रेशंस होते हैं। बॉल बेयरिंग अगर ख़राब हो गई है तो उसके कारण वाइब्रेशंस होते हैं। ऑपरेटर की गलती के कारण भी, जैसे कि उसने फीड ज़्यादा दे दी या डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा दे दी, तो उसके कारण भी जो है वाइब्रेशंस मशीन के अंदर हो जाते हैं। तो जितनी भी मशीन्स होती हैं, या तो जैसे मान लीजिए सेपर मशीन है, तो सेपर मशीन में जो टूल है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है यानी पश्चाग्र गति करता है। और जैसे सेंट्रल लेथ मशीन है तो उसमें जो वर्कपीस है वो रोटेरी मोशन करता है। तो या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी या रोटेरी मोशन होगी। रेसिप्रोकेटिंग मतलब पश्चाग्र गति, रोटेरी मतलब घूर्णी गति। इसलिए जो मशीन का हम डिज़ाइन है या एनालिसिस यानी कि विश्लेषण है, और त्रुटि शोधन यानी ट्रबल शूटिंग के लिए हमें कंपन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी हम जो एक्सीलरोमीटर के द्वारा जो हम वाइब्रेशंस का मापन कर रहे हैं, तो वो हम इसलिए याद कर रहे हैं कि जो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस तो होंगे जब मशीन कार्य करेगी, लेकिन वो वाइब्रेशंस एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। तो कंपन के मापन के द्वारा हम मशीन तथा प्रोडक्ट की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्तर निश्चित करते हैं, यानी गुणात्मक एंड मात्रात्मक स्तर निश्चित करते हैं। पता लगा हम एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मशीन के अंदर वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बैलेंस हमें एक बना के रखना होता है क्वालिटी और क्वांटिटी में।
इसके अलावा जो जो हमारे बिजली घर होते हैं, पावर हाउस होते हैं, उसके अंदर जो बड़े बड़े टरबाइन होती हैं, जैसे मान लो पावर प्लांट हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसमें जो टरबाइन होती हैं, जनरेटर होते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। नहीं तो क्या होगा कि उसमें बेरिंग्स टूट जाएगी और जो प्रोडक्शन है बिजली का वो बंद हो सकता है। ये आप एक कर्व देख रहे हैं। ये जो कर्व है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है एक साइन कर्व है, ज्या वक्र है, वाइब्रेशंस यानी कंपन के लिए है। और इसमें जो इसका जो हमें विस्थापन है, इसमें आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस की तरफ एम्पलीट्यूड यानी आयाम है और एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है यानी टी है। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए और टाइम स्मॉल टी से दिखाया गया है। तो विस्थापन के लिए फार्मूला है हमारे पास एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये जो फार्मूला हम देख रहे हैं इसमें एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स जो है वो गति है। तो गति को निकालने के लिए इस एक्स का प्रयोग हम डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है को दिखाना है। तो ए जो है वो आयाम है यानी एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो गति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक्स जो कि जो है विस्थापन था उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स जो गति एन बराबर होगा वो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, यानी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी गति की वो हो जाएगी एन मैक्सिमम बराबर अधिकतम गति एन नॉट ए ओमेगा कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। एक्सेलरेशन इसी तरीके से हमें एक्सेलरेशन यानी त्वरण की अगर गणना करनी है तो फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी एन को, और जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा एक्सेलरेशन के लिए वो अल्फा जिकल टू डी एन अपॉन डी टी, यानी फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे गति को तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अधिकतम जो त्वरण की वैल्यू है वो अल्फा मैक्सिमम, इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कितना होगा वो ए ओमेगा स्क्वायर होगा। विस्थापन की जो यूनिट है वो मिलीमीटर या माइक्रोन में होती है, मिलीमीटर या माइक्रोन में होती है। एक माइक्रोन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर के। वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है उसका जो यूनिट है, इकाई है, वो होती है मिलीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। त्वरण का जो यूनिट है वो मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कंपन की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर्ट्ज में होती है। और घूमने वाली जो मशीन होती है, रोटरी जो मशीन होती है, उसके लिए हम आरपीएम का प्रयोग करते हैं, यानी नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एक चक्कर में जो है मशीन जो है वो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एक मिनट में जो मशीन है वो हमारी कितने चक्कर पूरे कर रही है। तो वेग भी बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू डी। त्वरण ए बराबर होता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू डी। डी जो है विस्थापन है, ए जो है त्वरण है, एफ जो है आवृत्ति है। तो मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिक इंजीनियरिंग क्लासेस। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।